सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस पंडाल में उपस्थित मेरी पूज्य माताश्री, पिताश्री, आज का दिन मेरे लिए इवेंट से ज्यादा एक भावना वाला दिन है। क्योंकि इस यात्रा में हमने बड़ा लंबा सफर तय किया है और आज हम एक पड़ाव पर हैं और इस यात्रा का ये पहला इवेंट है जिसे BSCA कारवां 2006 का नाम दिया गया। इससे पहले BSCA ने बहुत सारे कार्यक्रम करे, लेकिन वो कार्यक्रम सामूहिक रूप से होते थे। उसके अंदर BSCA परिवार के अलावा सोशल गैदरिंग का एक बड़ा हिस्सा होता था, तो हम आपस में BSCA के बारे में बात नहीं कर पाते। तो आज ये पहला मुकाम है, पहला पड़ाव है जब हम इकट्ठा हुए हैं एज ए BSCA फैमिली, BSCA के बारे में बात करने के लिए। बहुत सारी बातें हुई। बड़े भाई डॉक्टर राजीव गुप्ता जी ने BSCA पर एक नए नाम से, नई एब्रीवेशन से नए शब्द निकाले। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। विजन, हार्मनी, केयर एंड एम, बहुत बढ़िया। डॉक्टर दीपक गोयल ने कार्यक्रम में जान फूंक दी। एक कविता के माध्यम से गागर में सागर भर दिया। बहुत सुंदर उन्होंने अपनी कविता लिखी। प्रभाकर जी ने इस विजन को और उड़ान देने के लिए अपने मन के भाव हमारे साथ साझा किए। तो जब ये प्रोग्राम आज का शुरू हुआ था तो धीरे 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 करके वो इमोशंस बढ़ते 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 और वो इस मुकाम पर आ गए कि वो उस पूरे की पूरी इस यात्रा ने और ज्यादा इमोशनल बना दिया। तो आइए चलते हैं और इस सफर पे कैसे यात्रा शुरू हुई आपके साथ साझा करता हूं, फिर हम आगे की बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप 5 राज्यों से 20 ब्रांचों से हमारे साथ हमारे बीच में आए हैं। सभी डॉक्टर्स, सभी फ्रेंचाइजी ओनर्स और सभी टीम्स, BSCA आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता है। दोस्तों, मैंने बचपन से ही एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां अध्यात्म और धर्म का बहुत सारा प्रवाह था और उसमें डुबकी लगाने का मुझे भी मौका मिला और जीवन उन्हीं सूत्रों से संचालित करने का मैंने प्रयास किया। आप सब जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता, प्रभाकर जी भी कह रहे थे कि हरियाणा भगवान की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है। आप कोई सोच सकता है कि उस जगह पर जहां पर युद्ध हो रहा हो, कोई सोच सकता है कि जहां लाखों योद्धाओं की सेना आमने सामने खड़ी हो, एक दूसरे के खून की प्यासी हो, उस जगह से कोई ज्ञान की गंगा फूट सकती है? लेकिन फूटी लगभग 5000 साल पहले। भगवान श्री कृष्ण ने वो मैनुअल दिया लाइफ का, जिसे गीता के नाम से हम संबोधित करते हैं। उसके अंदर जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है, हर छोटे बड़े प्रश्न का उत्तर है उसके अंदर। तो मैंने भी कोशिश की है कि मेरा जो जीवन है उन्हीं सूत्रों से संचालित हो। तो श्रीमद् भगवत गीता का एक सबसे जो प्रिय और सबसे जो पॉपुलर श्लोक है वो है 2 अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक का हम अर्थ आमतौर पे गलत कर देते हैं। हम कर देते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा अधिकार कर्म करने पे है, फल पे नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति कर्म क्यों करता है? कोई व्यक्ति कर्म इसलिए करता है कि उसे उसका फल मिले, प्रतिफल में उसे कुछ चीजें मिले। और ये प्रकृति का नियम भी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये इस श्लोक
श्लोक का जो लोग ये अर्थ करते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, इसका मतलब ये कभी नहीं है। इस श्लोक का अर्थ क्या है? इस श्लोक का अर्थ है प्रोसेस और आउटकम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि तेरा सारा का सारा ध्यान प्रोसेस पे होना चाहिए। तेरा सारा का सारा ध्यान अगर प्रोसेस पे नहीं होगा तो जो आउटकम आएगी वो एक्सीलेंस के स्तर की नहीं होगी, वो उस स्तर की नहीं होगी जिस स्तर के लिए तेरे को एक पूरी की पूरी गीता कही गई। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है कर्म। और कर्म को किस लेवल पे करना? कर्म को एक्सट्रीम फोकस के लेवल पे करना। एक्सट्रीम फोकस का मतलब यहाँ पे प्रोसेस ओरिएंटेशन है, आउटकम ओरिएंटेशन नहीं है जो लोग समझते हैं। अगर भगवान का कहना अर्जुन को यह है कि अगर आपका ध्यान काम करते हुए काम के परिणाम पे रहेगा तो काम की एक्सीलेंस जो है ना वो प्रभावित हो जाएगी, वो उतने बढ़िया से उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आपको रिजल्ट बढ़िया चाहिए तो आपको प्रोसेस अच्छा करना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश ये रही है कि जो भी मैंने जीवन में काम किया वो मैंने इसी श्लोक को ध्यान में सेंटर में रख के किया कि आपका जो पूरा का पूरा जीवन है वो इस श्लोक से अगर संचालित होगा तो आउटकम बेस्ट आएगा, क्योंकि आपका ध्यान प्रोसेस पे। मेरी अर्धांगिनी अनुराधा ने आपको कारवा बताया कि कारवा होता क्या है। जब मरुस्थल के अंदर ऊंटों का काफिला चलता है तो लोग उसमें मिलते चले जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो साझा यात्रा को कारवा बोला जाता है। उसकी खासियत होती है कि उस यात्रा के अंदर सुख दुख, उतार चढ़ाव, हानि लाभ, जितने भी द्वंद्व होते हैं वो सारे मिलकर इकट्ठे सहते हैं सारे के सारे लोग। यही कारवा का अर्थ है कि जब हमारी यात्रा साझी होती है, जब हमारे सपने साझे होते हैं और जब हम इकट्ठे मिलकर एक मंजिल के लिए बढ़ते हैं तो उसे कारवा कहते हैं। इसीलिए इस पहले प्रोग्राम का जो नाम दिया गया वो कारवा दिया गया, BSCA कारवा 2026। हर खोज एक प्रश्न से शुरू होती है। जीवन के अंदर यदि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो उन सब के पीछे सबसे पहले एक प्रश्न होता है, एक क्वेश्चन होता है, और वो क्वेश्चन ही तय करता है कि आप आने वाले समय में किस दिशा के अंदर बढ़ोगे। तो जब BSCA की यात्रा शुरू हुई तो एक प्रश्न था कि कैसे हम बालों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं आयुर्वेदा के द्वारा, और इस प्रश्न ने ही BSCA के सपने को बीज के रूप में अंगीकार किया। सन 2000 के अंदर ये यात्रा शुरू हुई। जब मन में ये विचार आया तो लगभग 15 साल तक हमने BSCA को तैयार करने के लिए काम किया, R&D की, मैंने इनोवेशन की, आयुर्वेदा से, आयुर्वेदा के खजाने से, आयुर्वेदा के समंदर से वो सूत्र निकाले जो बालों की समस्याओं को ठीक करने में काम करते हैं। इस काम में 15 साल लगे हमें। शुरू में आप सब जानते हैं कि जब भी कोई यात्रा शुरू होती है कि एक व्यक्ति अकेला होता है, उसके पास कुछ विचार होते हैं, संसाधन के रूप में टीम, कोई बड़ी टीम नहीं होती, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कोई आइडिया नहीं होता, कोई मॉडल नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको लेके वो आगे चल सके। लेकिन एक चीज होती है, अटूट विश्वास, अटूट समर्पण। उसी के जरिए एक बीज जब जमीन के अंदर जाता है उसे धीरे धीरे हवा, अगर वो टिका रहे, हवा, खाद, पानी, सूरज की रोशनी धीरे धीरे मिलते हैं तो वो एक बीज धीरे धीरे करके एक वट वृक्ष का रूप लेना शुरू कर देता है। तो पहले 15 साल लगे उस बीज को अंकुरित होने में। हमने पहली फ्रेंचाइजी खोली, हमने पहली फ्रेंचाइजी शुरू की 2015 में। उससे पहले एक बड़ा काम हुआ 2005 के अंदर में। 2005 में हमने भारत का सबसे पहला इजी आयुर्वेदा नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया। उस सॉफ्टवेयर ने आसान कर दिया किसी भी नई फॉर्मुलेशन को डेवलप करना। पहले मुझे याद है जब हम कॉलेज टाइम में होते थे, हमें कोई दवाई इजाद करनी होती थी तो हमें कई कई दिन लग जाते थे लाइब्रेरी खंगालने में, अलग अलग निघंटू द्रव्य गुण हमें देखने पड़ते थे। 2005 के अंदर हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, वर्ल्ड का पहला, जिसने ये काम बहुत आसान कर दिया। हजारों डॉक्टर्स, साइंटिस्ट ने सॉफ्टवेयर यूज किया,
हमने वो प्रोवाइड कराया फ्री ऑफ कॉस्ट। इंटरनेट पे था वो फ्री, हमने डॉक्टर्स को दिया, साइंटिस्ट को दिया और बहुत फॉर्मुलेशन इसके द्वारा डेवलप हुई। फिर दूसरा हमने काम किया 2008 के अंदर आयुर्वेदा कंसल्टेंट्स.com, जो तब का वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बना डॉक्टर के बीच में और डॉक्टर पेशेंट्स के बीच में। ये भी अपने आप में एक न्यू इनोवेशन थी, क्योंकि इंटरनेट पे तो बहुत लोग थे, लेकिन इंटरनेट पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जो डॉक्टर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता जो आपस में केस स्टडीज कर पाते। जितने भी आप आज लिबरेट या प्रैक्टो जैसे प्लेटफॉर्म देखते हैं, वो सारे के सारे आयुर्वेदा कंसल्टेंट्स के बाद आए हैं। उसके बाद 2015 में हमने पहला क्लिनिक शुरू किया, राजस्थान से हमारी यात्रा शुरू हुई भिवाड़ी में, और उसके बाद फिर 2019 के अंदर, जैसे प्रभाकर जी ने बताया, हमने ट्राइकॉन का पहला एडिशन किया दिल्ली में। बहुत शानदार वो कॉन्फ्रेंस थी। भारत के लगभग 500 डॉक्टर्स और पूरी मिनिस्ट्री, पूरी आयुष मिनिस्ट्री उसके अंदर भागीदार बने, और उसने जो आयुर्वेदा लॉबी थी उसके अंदर बीएससी की पहचान स्थापित कर दी। उससे पहले आयुर्वेदा कंसल्टेंट और इजी आयुर्वेदा ने करी थी, लेकिन उसको 4 चांद लगाए ट्राइकॉन में, क्योंकि ट्राइकॉन एक ऐसा इवेंट था जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था बीएससी के बैनर के नीचे। उसमें प्रभाकर जी की भी बड़ी भूमिका थी। प्रभाकर जी पहली बार मेरे को वहीं पे मिले थे, तो वहां से ये हमारा दोस्ती का सिलसिला बना। और फिर अब 2026 आप सबके सामने अभी 22 क्लिनिक बीएससी के हैं। अभी बहुत स्कोप है। एक स्टडी ये कहती है कि 60% पुरुष और 40% महिलाएं बालों की समस्याओं से पीड़ित हैं कहीं ना कहीं, और ऐसे ही स्किन के साथ है। तो आपके पास कितना पोटेंशियल है, कितना स्कोप है बीएससी के पास। और एक और बात, आयुर्वेदा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर परसेप्शन बन रही है ग्लोबल लेवल पे। हर आदमी चाहता है आयुर्वेद के साथ जुड़ना, इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स चाहते हैं। हमारे पास हर रोज 1-2 डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथी वाले आते हैं, आयुर्वेदा से इलाज कराने के लिए। ऐसे हर आयुर्वेदा क्लिनिक पे जाते हैं, डॉक्टर जी बैठे हैं, और भी आप डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, आयुर्वेद खुद वो एलोपैथिक डॉक्टर है, लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए आपके पास आते होंगे। तो इसका अर्थ ये है कि पूरी दुनिया के अंदर हमें अब सीरियसली लिया जाने लगा है। आयुर्वेदा अपना जो पुराना जो वर्चस्व है उसको प्राप्त करने की राह पे है, और उसमें बीएससी जैसे संस्थान एक बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप सब लोगों का साथ मिले तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। देशों के अंदर आयुर्वेदा की प्रेजेंस है किसी न किसी रूप में। WHO ने मान्यता दी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें स्थायी समाधान चाहिए, हमें बिना किसी साइड इफेक्ट के समाधान चाहिए, तो आयुर्वेद एक सशक्त माध्यम के रूप से, सशक्त पैथी के रूप से उभरता हुआ विज्ञान है। आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, क्योंकि आयुर्वेदा तो 5000 साल पुराना विज्ञान है, और आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी में बीएससीए पायनियर है। ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे बीएससीए ट्राइकोलॉजी को, आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी को बीएससीए ने ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के रूप में जो लाने का काम किया वो बीएससी ने किया। दोस्तों, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन का दौर है। एक समय ऐसा होता था जब आपने वो आयुर्वेद का एक बहुत शानदार श्लोक सुना होगा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार रक्षणम च। आयुर्वेद का काम क्या है? 2 काम आयुर्वेद करता है, एक तो बीमारी को दूर करने का, और एक बीमारी ना आए उसका, प्रिवेंटिव मेडिसिन। आज जब पूरी दुनिया के अंदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, ये सारी की सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो आयुर्वेदा की सबसे ज्यादा जरूरत, क्योंकि प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है ना वो सबसे ज्यादा अच्छी आयुर्वेदा के पास है। तो उसके अंदर हम एक बड़ा काम कर सकते हैं। पिछले लंबे समय में 60 पुस्तकें अलग अलग विधाओं में अलग अलग चीजों पे लिखी गई है। इस साल ही 12
इस 12 महीनों में मेरी 14 किताबें आई हैं, जिसके अंदर हमने एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, आयुर्धर्मा कोर्स, आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए। अभी प्रभाकर जी जो बात कर रहे थे कि हमारी नेशनल गवर्नमेंट जो है उसका एक डिपार्टमेंट है जो काम करता है आयुर्वेदा के सिलेबस को तैयार करने का। उसके अंदर आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी और आयुर्वेदा डर्मेटोलॉजी को ऐड किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बीएससी के लिए स्पेशली बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी और डर्मेटोलॉजी आयुर्वेदा के सिलेबस के अंदर आ रही है। यानी आयुर्वेदा स्टूडेंट जो बीएमएस करके आएंगे वो अपने करिकुलम में इनको पढ़ेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये कहीं ना कहीं हमारी जीत है, क्योंकि 2019 में जब ट्राइकॉन की गई तो वहां बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के वीसीज थे, वहां पॉलिसी बनाने वाले लोग थे, वहां मिनिस्ट्री से लोग थे। तो उन्होंने उससे पहले कभी सोचा नहीं था कि आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी के अंदर भी कोई सिलेबस हो सकता है या उसके ऊपर कोई काम हो सकता है। तो वहां जब उन्होंने अलग अलग रिसर्च पेपर देखे और अलग अलग व्याख्यान सुने अलग अलग स्पीकर्स के, तो उनके मन में एक बीज बैठ गया 2019 में। तो ये 2026 में वो बीज ही उनके मन में वो फलीभूत होके उनके मन में आया कि भाई आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी और डर्मेटोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है जो पूरी दुनिया में आयुर्वेदा का जो रहस्य है उसको पहुंचा सकता है और हमारी प्रतिष्ठा के अंदर भी चार चांद लगा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को साकार करने में आयुर्वेदा एक अहम भूमिका निभा रहा है। चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है, वो पूरी दुनिया उसको अपना रही है। WHO के 180 देशों के अंदर आयुर्वेद का जाना किसी ना किसी रूप में ये शो करता है कि हमारी प्रेजेंस और आयुर्वेदा को, योगा को लोग स्वीकार कर रहे हैं बड़े खुले मन से, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। 2000 में बीज डाला, 2015 में वो अंकुरित हुआ और 2026 में इसकी 20+ शाखाएं हैं। और आने वाले समय में आप लोगों के सबके सहयोग से, प्यार से और सबके सशक्त प्रयास से हम लोग, क्योंकि आयुर्वेदा के अंदर हम किसी अपने बीएससी फैमिली में हम किसी को एम्प्लॉय नहीं बोलते, क्योंकि हम एक मिशन से जुड़े हैं, हम सारे मिशनरी हैं। हमारा मिशन है हेल्दी हेयर एंड स्किन मूवमेंट, हमारा मिशन है। और जब भावना लोगों का दुख दूर करने की होती है, जब भावना ये होती है कि मैं अपने कर्मों से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, क्या ऐसा दे सकता हूं जिससे इस दुनिया का दुख करने में, बीमारियां कम करने में मेरा सहयोग हो, तो वो मिशन बन जाता है, पर्पस बन जाता। बिना पर्पस के कोई भी संस्थान बहुत लंबे समय तक नहीं चलते। अगर वो चलते हैं तो वो प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते। तो अगर आपको किसी संस्थान को बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाना है, मार्शमैलो को सबसे ऊपर लगाना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको मिशन बनाना होगा, एक मूवमेंट बनानी होगी। अपने उस विजन को, आपने एक सपना देखा है, लेकिन अगर सपने में दूसरे का फायदा नहीं है तो वो सपना लंबा नहीं चलता। अगर आप सपने को किताबों का हिस्सा बनाना चाहते हो, अगर आप सपने को इतिहास बनाना चाहते हो और चाहते हो कि आपके जाने के बाद भी लोग दुनिया आपको याद रखें, तो आपको एक मिशन के रूप में काम करना पड़ेगा, एक मशीनरी के रूप में काम करना पड़ेगा। और यही बीएसए का विजन है, यही हमारा मिशन है कि हम इस दुनिया से बालों और चमड़ी की समस्याओं को कुछ हद तक या बहुत हद तक कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। 2028 ज्यादा दूर नहीं है, 2 साल हमारे पास बाकी है। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन लक्ष्य इतना भी बड़ा नहीं है कि ये पूरा ना किया जा सके। कारण बांस का पेड़ आपने देखा है, बांस का पेड़ जब लगाया जाता है, बीज डाला जाता है, तो वो 7-8 साल वो ऊपर जाता ही नहीं। और जो लगाने वाले हैं या जो दूसरे देखने वाले लोगों को लगता है यार बीज तो लग गया, इसको हवा, पानी, खाद, सूरज की धूप सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये बढ़ क्यों नहीं रहा? क्या कारण है? लेकिन वो अपनी जड़ें मजबूत करता है। दोस्तों, हमें जितना ऊपर जाना होता है उतने नीचे जाना पड़ता है पहले। अगर आपकी फाउंडेशन कमजोर है तो
तो आप बड़ी बिल्डिंग कभी नहीं बना सकते। एक मजबूत सशक्त बिल्डिंग बनाने के लिए एक बड़े पेड़ को, एक बांस के पेड़ को लंबा ऊंचाई पर जाने के लिए समय लगता है, क्योंकि वो अपनी जड़ें तैयार कर रहा होता है। तो बीएससी की जड़ें अब तैयार है, हम ऊपर उठने के लिए तैयार हैं। हमने वो पिच सेट कर दी है कि आप अब चौके छक्के लगा सकते हैं। हवाई जहाज बीएससी का रनवे पे तैयार करा है, बस इसको उड़ान भरनी है, बहुत तेजी के साथ उड़ान भरनी है, और उस उड़ान के अंदर आप सबका सहयोग जरूरी है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 70 के आसपास, 80 के आसपास लोग होंगे, अगर सभी एक एक फ्रेंचाइजी लाने का भी संकल्प ले लें तो हम ये काम 1 साल में पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं 2 साल दे रहा हूं आपको, मैं 2 साल दे रहा हूं। हम सबको मिलके पूरी शक्ति के साथ, बीएससीए की 6 कोर वैल्यूज हैं, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, क्वालिटी, ग्रोथ एंड इनोवेशन, उनसे समझौता ना करते हुए, अपने असूलों पे अडिग रहते हुए, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के 47वें श्लोक को अपने जीवन का आधार बनाते हुए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है। और हम सबको संकल्प लेना है कि हम इस मिशन में अपना सर्वस्व पूर्णतः समर्पित करेंगे, आहुति देंगे। कभी ये काम पूरा होता है जब तक पूरा मनोयोग नहीं लगता। आप सबको ध्यान होगा, बचपन में आपने एक गिलास से सूरज की रोशनी लेके कागज को जलाया होगा ना, सबने जलाया होगा। वो क्यों हो पाया? क्योंकि वो सूरज की रोशनी और कागज के बीच में क्या आ गया? गिलास आ गया। उस गिलास ने क्या किया? आपकी ऊर्जा को फोकस कर दिया, सूरज की ऊर्जा को फोकस कर दिया। तो आपको अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना है और अगले 2 साल बीएससी को देने हैं। मेरा ये विश्वास है पूरा कि अगर आप 2 साल बीएससी को इस रूप में दे देंगे कि हमारे विजन को पूरा करने में वो सहभागी बन सके, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि हम 2028 में 100 ब्रांचेस के लक्ष्य को पूरा करें। दोस्तों, अफ्रीका के अंदर एक फिलॉसफी है, उबंटू फिलॉसफी बोलते हैं उसको। उबंटू का मतलब होता है साथ चलने का संकल्प। वो कहते हैं कि अगर आप बहुत लंबा जाना चाहते हो, है ना, अगर आप बहुत लंबा जाना चाहते हो, आप अकेले चलो। इफ यू वांट टू गो लास्ट, गो अलोन, है ना। अगर आप बहुत लंबा जाना चाहते हो तो अकेले चलो। अगर आप तेज जाना चाहते हो तो अकेले चलो, क्योंकि अगर आप इकट्ठे चलेंगे तो तेज नहीं चल सकते। हर आदमी की चलने की स्पीड अलग होती है। लेकिन अगर आप दूर जाना चाहते हो, है ना, इफ यू वांट टू गो, अगर आप दूर जाना चाहते हो तो क्या करो? इकट्ठे चलो। तो हमें दूर जाना है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें इकट्ठे ही चलना पड़ेगा और एक दूसरे को साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसे टीम चलना पड़ेगा। टीम में कुछ कमजोर लोग होते हैं, कुछ ताकतवर होते हैं, है ना। तो हमें सबको साथ लेके चलना है। यही बीएससी की फिलॉसफी है और हम एक दूसरे की शक्ति है। अंत में हम एक शपथ लेंगे, सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे और मेरे साथ दोहराएंगे, मैं बीएससी परिवार का सदस्य हूं, मैं ईमानदारी से काम करूंगा या करूंगी, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं उत्कृष्टता के साथ प्रयास करूंगा, मैं मरीजों के साथ करुणा और सम्मान से व्यवहार करूंगा और बीएससी के विजन को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दूंगा। जय धन्वंतरी। आपसे इजाजत लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आपका ये प्यार सहयोग बना रहेगा।